फ्यूचर ऑफिसर्स, एनसीईआरटी की सीरीज कंटिन्यू करते हुए आज हम अपनी 6th क्लास की महामैराथन देखेंगे और इसके जितने भी चैप्टर हैं हमारे इस किताब के सभी को आज हम एक ही क्लास में कवर कर लेंगे। एस्पिरेंट जब आप न्यू होते हो और ज्यादा इतना पता नहीं होता तब आप ये क्लास 6 की हिस्ट्री पढ़ते हो और लगभग सभी हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं अपनी नई जर्नी की। तो क्या होता है कि हम जब इसे पढ़ने बैठते हैं तो पहले तो खुद ही डाउट होने लगता है कि ये एनसीईआरटी हमारे काम की है या नहीं, या बस हम पढ़े ही जा रहे हैं। दूसरी बात, फिर कहीं ना कहीं आपकी ये भी लगी रहती है कि हमें साथ ही नोट्स बनाने और जरूरी भी है क्योंकि नोट्स भी बनाने। तो क्या होता है, एक तो आप इसे पढ़ लेते हो, ठीक है, और दूसरी बार पता है फिर आप क्या कहते हो, बस हमने तो एनसीईआरटी पढ़ ली और हो गई खत्म, और उसी के नोट्स बना लेते हो। नोट्स भी आप इतने मोटे बना देते हो, ठीक है। तो कभी शुरुआत में तो आपके साथ जरूर ऐसा हुआ होगा। और यदि आप बिल्कुल ही फ्रेशर हो तो चलो आज से एक नई शुरुआत करते हैं। इस सीरीज में आपको क्लास 6 और 7th 8th जो हिस्ट्री की मैराथन है ये मिलेंगी, ठीक है। कंटिन्यू अगले 3 दिन ही आपको मिलती रहेंगी। अब आप कहोगे बाकी एनसीईआरटी कहाँ है, तो देखो बाकी एनसीईआरटी आपको मैराथन के तौर पर प्ले लिस्ट में ही आपको मिल जाएंगी, बस आपको प्ले लिस्ट में जाना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ चैप्टर 1 ये 2 आज सभी कर लेंगे, ठीक है। और खास बात ये है कि इन्हें हम अपने नोट्सों से करेंगे और कि ये क्लास आपकी 40 से 50 मिनट की होगी, ज्यादा टाइम इसमें आपका जाएगा नहीं। और आपको इसके बदले क्या मिलेगा, एक तो आप देखो नोट्स बनाने सीख जाओगे, ठीक, रीडिंग वगैरह ये सब सीख जाओगे, और एक एनसीईआरटी की एक जो पहचान होती है, ठीक है, या फिर उसका जो निचोड़ होता है वो आपको पता चल जाएगा। और ये जो आपकी क्लास 6, 7th 8th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी है ना, यहाँ से यूपीएससी प्री में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और जो आपकी 8th क्लास की एनसीईआरटी है यहाँ से मेंस में क्वेश्चन आए, ठीक है, जीएस 1 में आपके क्वेश्चन आए, वो बता दिए जाएंगे कौन कौन से क्वेश्चन आते रहे। अब जैसे चलो स्टार्ट करते हैं, जैसे मान के चलो चैप्टर नंबर 1 अभी हम अपने नोट्सों से करेंगे, टेंशन मत लेना। जैसे चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, तो कहानी दे रखी है, तो बिल्कुल बच्चों को समझाने के तौर पर है, ठीक है। हकीकत में तो ये आपके काम आने वाली है ही नहीं, बस आपको क्या ध्यान रखना, आपको यूपीएससी की नजर से देखना है, ठीक है। जैसे कि ये नर्मदा नदी है यहाँ बता रखा है, तो ये तो कहानी की तरह बता रखा है, नर्मदा नदी का पता लगाओ, लाखों वर्ष से पहले लोग यहाँ रहते थे, ठीक है। तो ये बता रखा है इन्होंने कि जो ये इधर की तरफ नर्मदा नदी है तो यहाँ लाखों लोग रहते थे उसके आसपास, और वे आखेटक शिकारी ये सब थे, सब बात करेंगे, ठीक है। तो कहानी की तरह तो आप पढ़ लेते हो, ठीक है, यहाँ ये मैपिंग भी दे रखी है। बट प्रॉब्लम क्या आती है, हम इसे कहानी की तरह पढ़ लेते हैं और बस मन में एक कहानी रह जाती है, ठीक है, ना तो हमें ये पता चलता है इसमें छोड़ना क्या है पढ़ना क्या है, तो ये दिक्कत आती है। इसी का सॉल्यूशन है। और हम देखेंगे कि ये जो आपका चैप्टर है ना, जो ये पहला चैप्टर है, तो ये आप तो लगभग ये आपका 9 पेजों में समाप्त हो रहा है चैप्टर नंबर 1। और हम जो क्लास अभी करने वाले हैं उसमें नोट्स बना रखे हैं, आधे पेज पर ये चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है। और वही पॉइंट नोट करें जो हमारे काम के हैं, ठीक है, बाकी इधर उधर के नहीं, ठीक है। तो ये आरंभिक मानविक खोज, ठीक है। तो आई होप आपने एक बार बुक तो जरूर देखी होगी, ठीक है। तो इन्हें तो हर कोई पढ़ लेता है क्योंकि जब यूपीएससी शुरुआत करते हैं ना तो हर किसी को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। हालांकि जब इसमें ज्यादा काफी टाइम हो जाता है तो बोरियत तो काफी हो ही जाती है, ठीक है। तो उसके सॉल्यूशन के लिए अच्छे होते हैं नोट्स, तो उन्हीं नोट्सों से क्लास करेंगे। तो एस्पिरेंट एक काम करना, सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाना और वहां आपको ये सभी और एनसीईआरटी मिल जाएंगी। जैसे 12th की हिस्ट्री ये सब हो गई, ठीक है, बस ये 6, 7th 8th की बची हुई थी महामैराथन के तौर पर, ठीक है। तो ये आज अब आपकी हो जाएंगे, ठीक है। आने वाले टाइम पे आपकी स्टैंडर्ड बुक या फिर कुछ और देखेंगे, ठीक है। और एनसीईआरटी इस हिसाब से सीरीज आपकी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी और वो भी फ्री में। और नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाते हैं। तो चलो एक बार प्लेलिस्ट में चलो वहां देखते हैं। आप चैनल के अंदर आओगे तो यहाँ आपको मेन पेज पर आ जाना है, तो टेलीग्राम का लिंक यहाँ टिक करोगे ना तो ऑटोमेटिक टेलीग्राम पर आप जुड़ जाओगे, ठीक है। ज्वाइन का ऑप्शन आना, ठीक है। अब बात करोगे आप क्लासेस की, तो ये क्लासेस दे रहे हो सब, तो ये 1 शॉट में करा दी गई थी आपको सब, ठीक है। तो एक बार आप प्लेलिस्ट में जरूर आना। तो यहाँ आपको आपकी पॉलिटी की क्लासेस मिल जाएंगी 6 to 12, केवल 6 से 7-8 क्लास में आपकी पूरी पॉलिटी समाप्त 1 शॉट में मिलेंगी। फिर आपको आपकी इकोनॉमिक्स की महामैराथन मिल जाएंगी। आपको ये प्रॉब्लम आती है कि बुक कौन सी पढ़े, वो सब मिल जाएगी। यूपीएससी के पीवाईक्यू मिल जाएंगे, सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है।
और सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी अपनी ज्योग्राफी की 6th to 12th वो भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको आपकी ओल्ड एनसीईआरटी चलती है ना, जैसे RS शर्मा, सतीश चंद्र, तो ये भी आपको मिल जाएगी, ठीक है, केवल 2-2.5 घंटे में। तो कहने का मतलब आपकी पढ़ाई की पढ़ाई होगी और टाइम भी बचेगा, साथ में नोट्स भी मिलेंगे और वो भी सब कुछ फ्री। देखो यहाँ आपको सभी को नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, जितनी भी अब तक अपनी क्लासेस हुई है ना टोटल एनसीईआरटी की, तो सभी को आपको नोट्स मिल जाते हैं और ये टेलीग्राम पर आपको मिलते रहते हैं, ठीक है। और यहाँ आप अपना बेसिक देख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार अपनी एनसीईआरटी की पढ़ाई आप तैयारी ऐसे कर सकते हो और आने वाले टाइम पर आपको और भी क्लासेस मिलेंगी। जैसे कि हम कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम पर और भी सही सही क्लासेस आए, जैसे कि बड़ी बड़ी किताबें होती है ना, एम लक्ष्मीकांत 2-2, 2.5 महीने खींच जाते हो, आप पढ़ नहीं पाते हो। कोशिश की जाएगी एक तो उनके नोट्स हम शॉर्ट्स खुद ही बना लेंगे, वो टेंशन आपको नहीं लेनी, ठीक है। दूसरा काम क्या है कि हम कोशिश करेंगे 10 से 11 दिन में आपकी एम लक्ष्मीकांत खत्म कर दें, स्पेक्ट्रम 20 दिन में लास्ट आपकी खत्म, ठीक है। इकोनॉमिक्स ऐसी आपकी एक लगभग 20-30 दिन में, ठीक है। तो इस चैनल का लक्ष्य ये है कि आपका एक तो टाइम बचाया जाए, ठीक है, और चीजें आपको एक तो फ्री दी जाए और वैल्यू वाली चीजें आपकी हो, ठीक है। अब वापस चलते हैं अपने नोट्स पर। और ये क्लास देख रहे हो, आप देख रहे हो, मतलब 36 मिनट में ही अपनी ये पॉलिटी की एनसीईआरटी 6th क्लास की समाप्त हो गई, ठीक है, देख रहे हो। और फिर ये 7th क्लास की, ये भी वन शॉट है, केवल 26 मिनट में, ठीक है। तो ये फुल चैप्टर कराएं, ये भी नहीं है कि एक चैप्टर करा के छोड़ दिया हो, ठीक है। फिर 8th की भी देख रहे हो आप, ठीक है। और बट आपकी जो ये 11th क्लास की, इसमें 1 घंटा लग गया क्योंकि भाई ये बड़ी होती है, और 11th क्लास की में दोनों एनसीईआरटी कराई है, ठीक है। तो चलो ऐसी प्लेलिस्ट देखते रहना, टाइम टाइम पर यहाँ क्लासेस आती रहती है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ज्यादा वेस्ट करें। तो अब बात करते हैं जो चैप्टर नंबर हमने अपनी, आप एक काम करना, साइड में एनसीईआरटी रख लेना अपने, ठीक है। तो चैप्टर नंबर जो हमारा 1 देखा था हमने एनसीईआरटी का, तो वो 9 पेजों पर था लगभग था। अब यहां देखना चैप्टर नंबर 1 कितने पेजों पर आया है, ये देखो, तो कितने पेजों पर आ गया ये, तो चैप्टर नंबर 1 केवल आधे पेज पर आया है, ठीक है, पूरे पेज पर भी नहीं आए इसके नोट्स। तो यूपीएससी के लिए यही हमारा काम का होता है, ठीक है। वो जो पूरे चैप्टर में कहानी दे रखी है वो हमारे काम की नहीं। अब कैसे पता चलेगा क्या इंपोर्टेंट है भाई? पहली बात सिलेबस, दूसरे पीवाईक्यू, जितने भी यूपीएससी के पेपर हुए वहां से देख लो क्या हमारे लिए इंपोर्टेंट होता है क्या नहीं, ठीक है। ज्यादा इनमें टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो, ठीक है। काम के पॉइंट अपने पढ़ो, क्योंकि बच्चे नहीं हो जो कहानी भी नोट करोगे, थ्योरिकल नोट्स बनाओगे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर नंबर 1 अब, ठीक है। तो बिल्कुल अभी से स्टार्ट कर दो। अगर अपने नोट्स बनाने तो अभी से एक कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, वहां बनाते रहो, और नहीं तो टेलीग्राम पर नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ निकलवा देना, बात खत्म, ठीक है। टाइम भी बचेगा आपका और सब कुछ, ठीक है। अब नोट्स आप सीख गए होंगे कैसे बनाने। चलो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, जिसका क्या नाम है, कब, कहां और कैसे। मतलब ये चैप्टर बता रहा है इतिहास की, एक तरीके से शुरुआत कर रहा है, प्राचीन भारत का इतिहास है ये। तो यहाँ बता रहे हैं चीजें क्या हुई और कब हुई, या कोई घटना थी वो कहाँ हुई, कैसे हुई, ये बात, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 1 में एक स्टार्टिंग पॉइंट होती है, पहले तो कहानी हो रखी है, कोई मतलब नहीं। एक पॉइंट आता है नर्मदा नदी, ठीक है। तो नर्मदा नदी की लोकेशन आपकी दक्षिण भारत में देखोगे तो इस इलाके में ही पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ कई लाखों वर्ष पहले, ठीक है, ठीक है, जब मतलब मानव जाति ये आई, तो यहाँ लोग थे ना, वो भाई गेहूं ये सब नहीं जानते थे शुरुआत में, खेती वगैरह कुछ नहीं थी उनकी। तो इधर उधर घूमते रहते थे, पशुपालन यही करते थे, ठीक है, और मांस ये सब खाते थे वो, ठीक है। तो इसलिए उन्हें आखेटक बोला जाता था, शिकारी। तो यहाँ वही लाइन लिखी हुई है कि जो नर्मदा नदी के आसपास लोग थे, एक तो कुशल संग्राहक थे और आखेटक शिकारी थे, ठीक है। इतने पॉइंट में ये बात खत्म होगी और आपको भी बिल्कुल समझ में आ गई होगी, ठीक है। और हमारा टाइम भी बचा इसमें, ठीक। अब फिर दूसरा उसी में पॉइंट आ जाता है कि जो उत्तर पश्चिम में, तो वहां सुलेमान किर्थल पहाड़ियां हैं, ठीक है। तो आप जानते हो ये आपका पूरब हो गया, ये पश्चिम, ठीक है, ये उत्तर। तो बात कहाँ की, यहाँ की। तो ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ सुलेमान और किर्थल की पहाड़ी है। तो इन पहाड़ियों में क्या था कि गेहूं और जौ ये फसल, और भेड़ बकरी गाय ये लोग यहाँ पालते थे, ठीक है।
तो दूसरा पॉइंट ये हो गया, ठीक है आपका। ठीक है, तो प्राचीन काल में लोगों ने भेड़, गाय, बैल ये सब पालना शुरू कर दिया। ठीक है, और गेहूं भी होने लगे यहाँ। ओके, अब आ जाते हैं फिर उत्तर पूरब में। उत्तर पूरब में देखें ना तो यहाँ गारो तथा मध्य भारत में विंध्या पहाड़ी में यहाँ चावल उपजाए जाने लगे। ठीक है, तो पहला चावल यहीं उपजाया गया। तो जैसे कि अगर इंडिया के मैप में हम देखें तो जैसे कि गारो की पहाड़ियां यहाँ है और एमपी क्षेत्र यहाँ है, तो यहाँ चावल उपजाए जाने का साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ चावल उपजाए जाने लगे। ठीक है, तो चैप्टर 1 थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा है। ठीक है, घबराना मत, इसे आगे से एनसीईआरटी में क्लियर हो जाएगा। जब आप इस महामैराथन को आप देख लोगे ना, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बस देखते रहो आप। ठीक है, तो फिर इससे आगे की बात आ जाती है 4700 की। ठीक है, तो यहाँ आरंभिक नगर फूले फले, तो मतलब क्या है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता की बात करना चाह रहा है। ठीक है, क्योंकि पहले देखो लोग यही इधर उधर घूमते थे, घर मकान कुछ नहीं था। उसके बाद उनके पास खेती का एक्सपीरियंस आया। ठीक है, पशु ये पाले और फिर आरंभिक नगर यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की यहाँ ये बात चल रही है। ठीक है, जो कि 250 वर्ष पूर्व गंगा व इसकी सहायक नदी के पास क्षेत्र मगध था। ठीक है, ये सब थे। ठीक है, तो फिर अब आ जाता है यहाँ कुछ पॉइंट दे रखे हैं एनसीईआरटी में आपकी, जो इंडस है या सिंधु या ये फिर ये क्या है, इस शब्द के बारे में समझते हैं। तो पहला शब्द है इंडिया। आखिर भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा? तो इंडस, इंडस से पड़ा। तो संस्कृत में जो सिंधु नदी होती थी, ठीक है, और फिर जो ईरानी और यूनानी ने इस क्षेत्र को सिंधु की जगह इंडिया कहने लगे हुए। ठीक है, क्योंकि इंडस के वजह से इधर उधर के वजह से हो जाता है। ठीक है, अब फिर आ जाता है कि इस देश का नाम, ये जो भारत है ये कैसे? तो उत्तर पश्चिम में अभी बताया था ना आपको, उत्तर यहाँ पश्चिम यहाँ, तो एक यहाँ समूह रहा करता था भरत, भरत समूह बोलते थे, आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी। तो उसके नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ गया। ठीक है, और बात करें हिंदुस्तान की, तो बाबर ने जो उत्तर का इलाका था ना, यहाँ की भौगोलिक दशाओं को देखकर इस जगह का नाम हिंदुस्तान रखा। ठीक है, या हिंदुस्तान के नाम से। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट थे इसमें। ओके, ये आपके क्लियर हो गए। और एक बात और, कुछ लोगों में डिबेट ये होती है कि जो भारत है ना, तो ये जो भरत, राम जी के जो भाई थे भरत, उनके नाम से लिया गया है। ठीक है, बट ये ऐसा नहीं है, ये उत्तर पश्चिम में एक समूह रहता था जो भरत नाम का था, वहां से है। ठीक है, फिर नोट पॉइंट में एक और बात लिख रखी है एनसीईआरटी में कि अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त अभिलेख की भाषा यूनानिक तथा अरामिक थी। तो ये पीटी में क्वेश्चन आया है, बट कैसे आया है कि ये जो अब भाई अभिलेख की बात चल रही है, तो ये किसके द्वारा लिखवाई गई, आप ये बताओ। ठीक है, तो अब आप कहोगे भाई हम तो फिर स्टार्टिंग करिए, भी हमें कहाँ पता। तो ये लिखवाए थे अशोक ने। ठीक है, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि जो राजा अशोक के अभिलेखों की भाषा थी वो केवल यूनानी थी, ठीक है, या अराइकमेक भी थी। तो जो ये अफगानिस्तान से अभिलेख मिले, तो यहाँ अराइकमेक भाषा का जिक्र है। ठीक है, अब फिर नोट पॉइंट में वहां बता रखा है थोड़ा सा, ये जो बीसी होती है, ठीक है, तो बीसी क्या होती है? ठीक है, तो ये बात समझो। और एडी क्या, बस 2 चीज जान लो, और उसमें पता नहीं क्या क्या दे रखा, वो बिल्कुल काम का नहीं है। ठीक है, तो बीसी क्या है? जो ईसा मसीह थे उनका जन्म 2000 वर्ष साल पहले हुआ था। ठीक है, अब जो ये पहले की बात होगी, ठीक है, तो मतलब समझो इसमें, तो उसमें जोड़ देंगे ईसी, ईसवी पूर्व। ठीक है, यानी कि 2000 साल पहले भी इसमें काउंट कर दी जाएंगी। जो इनके बाद की बात होगी तो उसे बोलेंगे एडी, यानी कि उसे बोलेंगे ईसवी। ठीक है, तो ये बात होती है, यानी कि 2000 जन्म के पहले की अगर बात करेंगे तो वहां ईसा पूर्व आ जाएगा, और 2000 जन्म की अगर बात की बात करेंगे वहां ईसी, जैसे कि ईसवी। ठीक है, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, ईसा पूर्व किसे कहोगे, यानी कि ये क्या लिख रखा है इसमें 4700। ठीक है, अब ये ईसा पूर्व की है ना, यानी कि 2000 उनके जन्म के साल पहले की। ठीक है, तो ये है। ओके, और अगर एडी की बात करें तो ये अब काउंट होगा, जैसे अब कौन सी वो चल रही है, जैसे 2000 आपकी 25 चल रही है, तो 2025 ईस्वी आप कह सकते हो
कि ईसा मसीह के जन्म के इतने बाद हुआ है। ठीक है, तो ये बस इतनी सी बात होती है। अब आ जाता है आपका चैप्टर नंबर 1 देख लिया आपने, तो 1 इतना ही काम का था आपका, यही काम के पॉइंट थे। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2। तो 2 देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम है आखेटक, खाद्य संग्रह, भोजन उत्पादन। यानी कि जो शिकारी थे वो आखेटक थे, ठीक है, और अपने खाने को कैसे बटोरते थे और वही उनके भोजन का उत्पादन था। ठीक है, बट जो हमारे इतिहासकार हैं उन्होंने जो प्राचीन भारत है उसको 3 भागों में बांटा। तो किसमें? एक तो पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। ठीक है, तो ये पाषाण काल के हिस्से हैं। ठीक है, यानी कि पाषाण काल क्या है? मतलब पत्थर का काल, जिस टाइम पर मानव ज्यादातर किस चीज पर डिपेंड रहा? पत्थर। अब देखो कहा जाता है कि पत्थर को पत्थर घिसने से ये आग, ये सब उसका ही जन्म हुआ। ठीक है, पत्थर से भी अपने हथियार बनाते थे, तो सब कुछ पत्थर से हुआ। इसका नाम रख दिया इन्होंने पाषाण काल। ठीक है, तो 3 भाग इसके होते हैं। तो पहला था पुरापाषाण, ये 20 लाख से 1200 वर्ष तक चला। ठीक है, फिर मध्य पाषाण 1200 वर्ष से 10,000 वर्ष तक चला, और फिर है नवपाषाण जो कि 10,000 वर्ष के बाद इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, फिर इसमें कुछ जगह दे रखी हैं जो कि अभी मैप में आपको दिखाएंगे और एनसीईआरटी में भी आपकी हैं। जो पुरापाषाणिक स्थल हैं, यानी कि जो सबसे पुराने स्थल हैं, जिसमें जैसे भीमबेटका, ठीक है, हुंसगी की कर्नाटक में गुफाएं, तो यहाँ चित्र पाए गए हैं, यानी कि मानव के द्वारा चित्र पाए गए हैं। वो मतलब अब खाली टाइम में अपनी चित्रकारी करते थे, और उन्हीं चित्रों से हमें पता चला कि ये मानव उस टाइम पर कैसे रहते थे। ठीक है, तो भीमबेटका में आप एनसीईआरटी में देखा ही होगा, ये सब चित्र वगैरह है वहां। तो ऐसी कुरनूल की गुफा, तो यहाँ राख के अवशेष पाए गए, तो अंदाजा लगा दिया गया कि यहाँ आज मतलब मानव ने इस टाइम तक आग की खोज कर ली होगी। ठीक है, और या फिर देखो कुछ और भी रीजन हो सकते हैं कि आग कहीं ना कहीं से, मान के चलो कि कोई चट्टान थी। ठीक है, अब वो चट्टान ऊपर से दूसरी चट्टान के ऊपर गिर जाती है, तो हो सकता है उसके कारण वहां चिंगारी पैदा हो गई हो, चीजें जल गई हो, राख वहां आ गई हो। ठीक है, या फिर मानव स्वयं ही सीख गया होगा, या कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो लगभग आग जलानी सीख ली। तो बस कहने का मतलब यह है कि कुरनूल, भीमबेटका और हुंसगी ये कि आपकी पुरापाषाणिक स्थल से संबंधित है। फिर नव पुरापाषाणिक स्थल कौन से हैं? जिसमें मेहरगढ़ पाकिस्तान, ठीक है, बुर्ज होम, डाउली की असम में, चिरान ये बिहार में, ठीक है, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश, हुल्लूर कर्नाटक में, पेमपल्ली तमिलनाडु में। ठीक है, तो इन जगह के जरूर नाम याद रखना। ठीक है, आ जाते हैं। तो ये इन्हीं से संबंधित जगह की बात हो रही थी अभी। ठीक है, ओके, तो चलो इस साथ ही से मैप में भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो मैप में ये आ गई, मैप में आपकी ये आ गई ये जगह यहाँ लिख रही है। तो आप मैप नोट्स में ऐसे ही बना लेना इसको। ठीक है, जैसे बुर्ज होम यहाँ है, तो मैप बना लेना, आपके जरूर काम आएगा। ठीक है, अब उससे आगे की कुछ बात कर लेते हैं। पता है स्थानीय जीवन। ठीक है, तो यहाँ का एक क्षेत्र है बुर्ज होम। अब कैसे पता चला ये कि नवपाषाण का है? क्योंकि अभी तो आपने देखा था नवपाषाण में बुर्ज होम ये सब आ रहे थे। तो यहाँ कश्मीर में गृतवास मिले। गृतवास मतलब गड्ढा खोद के इंसान अंदर रहते थे। ठीक है, और जमीन के अंदर हो सकता है उनके युक्ति जानवरों को देखकर ही आई होगी कि जानवर भी मिट्टी के अंदर कैसे रहते हैं, हो सकता है वहां से उन्होंने सीखी हो। और फिर मेहरगढ़, तो यहाँ क्या क्या साक्ष्य मिले हमें? गेहूं, ठीक है, भेड़ बकरी ये सब मिले, और बस्ती का साक्ष्य भी मिला। मेहरगढ़ में कबर, मृतक के साथ बकरी दफनाई गई है, ये सब आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो फिर डॉलजी हेल्डिंग, यहाँ तो चीन और म्यांमार घाटी, यहाँ पहाड़ियां हैं। ठीक है, तो यहाँ खलल और मूसल मिले हैं। ठीक है, यहाँ जेडाइट पत्थर मिले हैं जो चीन से ही आए होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कि लगभग लोग जहां रहते थे केवल वहीं तक सीमित नहीं थे, वो अपने इधर उधर भी जाया करते थे। ठीक है, तो कहते हैं जो पहले मानव का साक्ष्य पाया जाता है वो अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, अफ्रीका के जगह, और वहीं से ही लोग जगह जगह परिवर्तन होते रहे होंगे। ठीक है, और
भौगोलिक क्षेत्र के कारण ही उनकी विशेषता या विविधता में परिवर्तन आए होंगे। ठीक है, तो ये आपका इतना सा ही चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2 भी। और देख रहे हो चैप्टर नंबर 2 के भी कितने शॉर्ट नोट्स है। चैप्टर नंबर 2 आपका एक पेज पे आ गया होगा, क्योंकि आधा पेज वो आधा ही है। ठीक है, तो आपको नोट्स बिल्कुल ऐसे ही बनाने हैं। ठीक है, और ये थोड़े यहाँ भी लिख रखे हैं पॉइंट, जैसे कि आरंभिक गांव इनाम नगर में महाराष्ट्र में था। ये पीटी में आपके आ सकते हैं और आया भी है। ठीक है, ओके, ये चैप्टर हो गया आपका चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 3 की तरफ। ठीक है, तो 3 में पहले आपने क्या समझा, तो पहले आपने यही समझा जो मानव लोग थे, आदि मानव लोग थे, कैसे रहते थे वे, मतलब खाना वे फल फूल पेड़ पौधे, ठीक है, या फिर जंगलों का शिकार करते थे वे जंगलों में। ठीक है, तो उसके बाद कुछ साल बाद ही वहां वे आरंभिक नगर बनाना सीख गए। ठीक है, तो ये बात कहाँ की चल रही है, हड़प्पा सभ्यता की। ठीक है, और एस्पेंट देखो क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ोगे, प्राचीन भारत का इतिहास है, बेसिक जान जाओगे, बट यूपीएससी के लिए काफी नहीं है। काफी क्या है, आर एस शर्मा पढ़ना, और वो कहाँ मिलेगी, वो प्ले लिस्ट में जाना। केवल 1-1.5 घंटे में पूरी आर एस शर्मा खत्म कर दी उसमें। ठीक है, मतलब कंप्लीट कर दी, और जाके जरूर देखना। अब फिर इसमें क्या स्टार्ट हो जाता है, हड़प्पा सभ्यता। तो ये 4700 साल पहले सभ्यता का निर्माण हुआ। सभ्यता क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लोगों में सभ्यता आ गई, यानी कि चीजों को तरीके आ गए, और जहां जिस सोसाइटी में तरीके कानून लॉ ये सब पालन होने लगे, वो एक सभ्यता का निर्माण कर लेती है। ठीक है, तो ये नगर कहाँ थे, तो पाकिस्तान के पंजाब, क्योंकि भारत का पंजाब पाकिस्तान का सब उस जगह अखंड भारत था। ठीक है, क्योंकि भाई जब तक ऐसी कल्पना ही नहीं कर सकते कि एक दिन जाकर इस धरती पर, मतलब राजनीतिक ये सब इनके कारण क्षेत्रों का ही बंटवारा होने लगेगा, या क्षेत्रीय सीमा निर्धारित कर दी जाएंगी, क्योंकि जब तक मानव की शुरुआत ही हुई थी। ठीक है, तो पाकिस्तान के पंजाब सिंध प्रांत, भारत के गुजरात राजस्थान हरियाणा पंजाब में ये सिंधु घाटी सभ्यता का जगह थी। ठीक है, तो इन नगरों में लाल पत्थर, पत्थर के बाट, मोहरे, मन के तांबे उपकरण मिले। ठीक है, तो यूपीएससी पीटी में पहली बात जो कि ये मोहरे से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया है। ठीक है, और वो क्वेश्चन आपका 12th क्लास की एनसीईआरटी से उठाया गया है, जो कि आपकी थीम एनसीईआरटी ने क्लास 12th की हिस्ट्री की, उनसे। ठीक है, अब फिर इन नगरों की विशेषताएं क्या थी, तो ऐसी नोट्स में बना के लिखने हैं आपको शॉर्ट पॉइंट। अब थ्योरिकल लिखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इन नगरों की विशेषता ये थी कि एक तो पश्चिमी भाग था और एक पूर्वी भाग था। ठीक है, पश्चिम भाग था वो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बनाया था, जिसे बोलते थे नर्ग दुर्ग। ठीक है, पूर्वी भाग बड़ा था लेकिन निचले इलाकों में था, इसे बोलते थे निचला नगर। कह सकते हो एक तरीके का ये दिल्ली टाइप का था, जहां हमारे ये संसद वगैरह थी। ठीक है, तो छोटा ही तो है दिल्ली इलाका, लेकिन है तो ऊंचाई पर, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो वहां की भी चीजों को। ठीक है, और जो पूर्वी भाग था, यानी कि जो निचला था, वहां आम लोग रहते होंगे, इसलिए तो निचला नगर हो गया ये। तो चीजें ऐसे समझो। ठीक है, दोनों इलाकों में 4 दीवारी पक्की ईंटों से बनी हुई थी, यानी कि देख रहे हो मानव कितनी इनमें नॉलेज आ गई चीजों को। फिर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब जिसे महास्नागार कहते थे, और इस पे मतलब कुछ खास चीजों पर ही या विशेष पर्व पर ही स्नान करा जाता था। ठीक है, और ये चारकोल की परत से बना हुआ था। फिर है आगे कि कालीबंगा लोथल, यहाँ अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, और हड़प्पा मोहनजोदड़ो लोथल से यहाँ आपके भंडार गृह, यानी कि जैसे आज की तरह हमारे सरकारी वो होते हैं बफर स्टॉक, आप GS3 में पढ़ोगे तो उस टाइम पर ये सब चीजें थी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है जो बफर स्टॉक ये सब चीजें कोई आधुनिक चीज आ गई होंगी, उस टाइम पर भी ये सब थी। ठीक है, फिर आगे इसमें जैसे हड़प्पा नगरों से हमें पत्थर, शंख, तावे, ठीक है, कांसे, सोना, चांदी वस्तुएं मिली। अब नोट पॉइंट करना कि हड़प्पा सभ्यता से हमें क्या नहीं मिला, तो क्या नहीं मिला, लोहा। ठीक है, तो इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि लोहा का जब तक आविष्कार या मिल नहीं पाया था, तो लोहा तो आपका भाई वैदिक कालीन सब में मिलता है। ठीक,
फिर मोहनजोदड़ो से वस्त्र पहने हुए मूर्ति मिली है, यानी कि उन्होंने वस्त्र पहनने भी उस टाइम तक स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, और अब फिर देखते हैं हड़प्पा जो सभ्यता का था उसका आयात कहाँ कहाँ से होता था। ठीक है, तो तांबा ये राजस्थान ओमान से करते थे, टीन ईरान अफगानिस्तान से, सोना कर्नाटक से, पत्थर तो ये गुजरात ईरान अफगानिस्तान से। अब आप कह रहे होगे कि ये कैसे पता चला होगा इन्हें, तो भाई देखो उस टाइम पर पता लगाया होगा जो ये अपने पुरातत्व विभाग है कि सिंधु घाटी के काल के टाइम पर तांबा कहाँ रहा होगा, तो भाई राजस्थान में रहा होगा और ओमान में, और वो फिर कहाँ पाया गया, सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में, तो इसका मतलब वहां से ले जाया गया है ना वो, तो इस चीजों से पता चल जाता है सब। फिर है गुजरात, तो गुजरात में धौलावीरा की अगर हम बात करें, कच्छ का क्षेत्र है, यहाँ खदीर बेट के किनारे धौलावीरा 3 इलाकों में बटा था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी मेन स्ट्रक्चर क्या था कि 2 भागों में बांटना, बट गुजरात के धौलावीरा वो 3 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, बस ये पॉइंट याद रखना है। फिर लोथल गुजरात खाड़ी और साबरमती उपनदी यहाँ थी। ठीक है, और एक बंदरगाह भी था जो नाव द्वारा व्यापार होता था। ठीक है, तो मेहरगढ़ में कपास की खेती 7000 साल पहले, और मेहरगढ़ में बस्ती का विकास 8000 साल पहले। सभ्यता, इस सभ्यता का अंत कब हुआ, तो 3900 साल पहले, और ये नगर, नए नगर कब विकसित हुए, 2500 साल पहले। ठीक है, अब फिर है आपका ये पॉइंट आ जाता है इस चैप्टर का, नया चैप्टर कटेड। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है जिस जो कि है आपका चैप्टर नंबर 4। तो इसमें कुछ ऐसे पॉइंट दे रखे हैं जो कि इसका नाम ही यही रख दिया कि क्या बताती हैं किताबें और कवर, यानी कि जो हमें उस टाइम पर कुछ किताबें मिली और जो कवर मिली तो वो हमें क्या बताती हैं। तो इस पर इतना मत जाओ, बस चैप्टर के अंदर की चीजों को समझो। तो उस टाइम पर 4 वेद हुआ करते थे। ठीक है, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो ऋग्वेद पहला प्राचीन वेद है। ठीक है, तो ऋग्वेद 1500 साल पहले रचा गया था। इसमें 1000 प्रार्थना सूक्त थी और इसमें 3 देवताओं की बात करी गई है, अग्नि, इंद्र, सोम। तो ये अग्नि थी, अग्नि के देवता, और इंद्र युद्ध के देवता, सोम पौध के देवता। ठीक है, पौधा के देवता। तो ये पीटी में क्वेश्चन आ जाते हैं जरूर ऐसे। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, फिर है यहाँ ऋग्वेद, इसकी भाषा प्राकृतिक। प्राकृतिक क्या है कि जो कोई क्षेत्र है और जहाँ की जो भी भाषा है वो वहां की प्राकृत भाषा होगी, यानी कि आम लोगों द्वारा जो भी बोली जाती हो। ठीक है, वैदिक संस्कृति थी और यहाँ घोड़े गाय का महत्व अधिक बताया गया है। ठीक है, अब फिर इसी में पॉइंट आ जाता है कि संस्कृत और अन्य भाषाएं, जो कि यहाँ छोड़ रखा है और आप भी छोड़ देना, यूपीएससी के हिसाब से कोई काम की नहीं है। ठीक है, देखो ज्ञान तो बहुत है, इतना भी लेके क्या करोगे जो कि यूपीएससी में काम का ही नहीं है। ठीक है, तो ज्ञान कभी खत्म नहीं होगा, तो इतना भी वो उसे मत पढ़ो जो यूपीएससी काम का ही नहीं है, वो ये यूपीएससी के लिए है ही नहीं, ये भाषा, संस्कृति भाषा और अन्य भाषा। ठीक है, तो उतना ही पढ़ो जो यूपीएससी के लायक है। ठीक है, फिर आ जाता है इसमें कि जनता या समुदाय, तो ये जरूरी आपका, जैसे कि शब्द होते थे जन और विश्व, तो इनकी बात की गई है, जैसे कि पुरुष जन, ठीक है, विश्व, यदु जन, ठीक है, या फिर विश्व, भरत जन, तो इनकी बात की गई है समुदाय। ठीक है, तो यूपीएससी में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। फिर है महापाषाण के बारे में देखते हैं हम इसमें, तो कब्र 3000 साल पहले हम मिली हैं, उनमें लोगों के साथ साथ उनके प्रिय जानवर या फिर उनकी जो भी प्रिय वस्तु हो वो दफनाई जाती थी। और हो सकता है ये प्रथा आज भी उसी चीज को देखकर चलती आ रही हो। ठीक है, इसके पीछे कोई इतना बड़ा वो नहीं हो सकता है उस टाइम पर ना, देखो ये चीज नहीं मानते होंगे, क्योंकि जो व्यक्ति की आत्मा होती है, थोड़ा हम टॉपिक से थोड़ा अलग जा रहे हैं। ठीक है, तो जो व्यक्ति की आत्मा होती है उसके किसी वस्तु के प्रति उसका ज्यादा लगाव होता है, इसलिए कब्र वगैरह में रख देते होंगे। हो सकता है अभी नॉर्मली रख देते होंगे कि भाई उस टाइम पर लालच तो होगा नहीं, ये तो हकीकत बात है। ठीक है, क्योंकि लोगों ने इतनी चीजें नहीं देखी कि उन्हें लगने लगा हो कि लालच हो सकता है, तो इसलिए वो कब्र में ये सब चीजें रख देते थे। ठीक है, अब
जैसी प्रथा बढ़ती गई उसको मान के रखा। बट आज अगर आप पूछोगे ना ये सब चीजें क्यों है, देखो गहना तो खैर कोई नहीं रख रहा आज के टाइम पर, वही बस कपड़े वपड़े ऐसी चीज ही रख देते हैं जब भी शमशान घाट वगैरह ऐसी जगह पर ले जाते हैं, तो वो इसी चीज से कनेक्ट रही होगी कहीं ना कहीं। ठीक है, अब आते हैं फिर यहाँ, तो ये प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत, कश्मीर में ये सब थी, यानी कि पूरे भारत में फॉलो होती थी। ये पत्थर कब्र के ऊपर किनारे से लगाए जाते थे, यानी कि एक बड़ा पत्थर फिर छोटे छोटे पत्थर इस टाइप से लगा देते थे। ठीक है, तो ये क्षेत्र ब्रह्मगिरी, कर्नाटक, यहाँ सब मिले। फिर है आधुनिक इनाम गांव, तो यहाँ देखते हैं भूमैक नदी घोड़ यहाँ थी। ठीक है, 3600 से लेकर 2700 साल पहले तक। ठीक है, 5 कमरे वाले मकान यहाँ पाए गए और संदूक में दफनाया गया एक यहाँ सब भी मिला है। ठीक है, और गायें, बैल, भैंस, बकरी ये सब यहाँ मिले गए। ठीक है, गेहूं चावल के साथ यहाँ सब थे। ठीक है, तो आपने देखा तो ये गेहूं इन सब की तो ये पाषाण काल में खोज हो चुकी थी। अब नोट पॉइंट दे रखे हैं एनसीईआरटी में, जो चरक संहिता है तो ये 2000 साल पहले लिखी जा चुकी थी। वेदों की रचना 3500 साल पहले, और इनाव गांव में कृषि आपकी 3600 से 2700 साल तक हो चुकी थी। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 5 आपका राजा प्राचीन गणराज्य। तो आपको पता लग रहा होगा कि अब हम एक तो उत्तर वैदिक की तरफ आ रहे हैं और अब हम मगध ये सब जनपद के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट अब तक आपने देखा होगा कि जब आपने खुद एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपको लगा होगा कि चीजें एक तो कनेक्ट नहीं हो पा रही और हम इम्पोर्टेंट या फिर जो नई काम की उसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बट आप जैसे इन क्लासों को देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या पढ़ना क्या छोड़ना है, नोट्स बनाने सीख जाओगे और एनसीईआरटी को पढ़ना सीख जाओगे। ठीक है, अब चलो स्टार्ट कर लेते हैं फिर से चैप्टर नंबर 5 को। तो 3000 साल पहले उत्तर वैदिक काल में राजा अश्वमेध यज्ञ कराया करते थे। तो आपने रामायण देखी होगी, इसमें राम जी ये सब यज्ञ वगैरह कराते थे। ठीक है, तो उत्तर वैदिक ग्रंथ कौन से थे, एक तो सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। ठीक है, जो ऋग्वेद था वो आपका उत्तर वैदिक काल से पहले की बात थी। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था लागू हो चुकी थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, तो बात कर लेते हैं ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये क्या थी। तो इसका सीधा सा फंडा था कि जो व्यक्ति जो काम करेगा वो उस वर्ण व्यवस्था में आ जाएगा। ठीक है, बल्कि उसे इस आधार पे नहीं माना जाएगा कि उसका जन्म उस चीज में हुआ है, उस परिवार में हुआ है, उसके लिए वो ही रहेगा जो वो कार्य करेगा, केवल कर्म आधारित थी। ठीक है, हालांकि आगे चलकर ये फिर अपनी जाति ये सब जोड़े चले गए लोग। ठीक है, तो अब ये जनपद महाजनपद का देख लेते हैं हम, विकास कैसे हुआ। देखो पहले कुछ समुदाय बने। ठीक है, उन्होंने अपने फिर गण बनाए ये सब। ठीक है, जैसे कि या फिर इन्हें गण बोल लो या जन बोल लो। ठीक है, जैसे क्रूजन, और उन्हीं जन से हुआ जनपद। ठीक है, तो जनपद एक मान लो डिस्ट्रिक्ट के तौर पर। ठीक है, मान सकते हो ना, जैसे आज डिस्ट्रिक्ट होती है तो उसे भी तो हिंदी में जनपद बोलते हैं, तो जनपद के तौर पर। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मान लो। फिर जनपद, जब बहुत सारे जनपद मिलने लगे तो महाजनपद, कह सकते हैं कि राज्यों का निर्माण करने लगे ये, जैसे उत्तर प्रदेश या राज्य होते हैं। तो कौन कौन से वहां जनपद थे, एक तो मगध, बज्जी, अंग, काशी, करु, पांचाल। ठीक है, तो ये सब वहां कांधार ये सब जनपद थे। अब देख लेते हैं महाजनपद। तो एक गंगा, सोन जैसी नदियों के पास थे, जिसमें जैसे मगध। ठीक है, लोहे की खदानें यहाँ थी, और बिंबिसार, आजाद शत्रु। ठीक है, महापद्मनंद शासक जैसे यहाँ राजा रहे। और जो ये बिहार आधुनिक राजगीर है, ये पाटलिपुत्र राजधानी इन्होंने ही बनाई थी। ठीक है, तो आपने देखा ये जो अभी पॉइंट हो रहे होंगे, आप कह रहे होंगे कि ये जो राजा वाजा के नाम से ये सब क्रम से क्यों नहीं। देखो ये छोटी एनसीईआरटी है, यहाँ आपको केवल एक क्लास 6 के बच्चे जितना ही मिलेगा। ठीक है, अगर आपको ज्यादा डीपली और यूपीएससी के हिसाब से पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाओ,
और आर एस शर्मा की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां से आप कर सकते हो। 1-1.5 घंटे में एनसीईआरटी खत्म है और बहुत अच्छी है। ये पीसीएस वगैरह एग्जाम होते हैं, इनमें भी काम आती है, यूपीएससी के लिए तो बहुत अच्छी है वो, एक बार देखना। फिर है बज्जी महाजनपद। तो उस टाइम पर 2 ही महाजनपद ज्यादा प्रसिद्ध थे, एक तो मगध और एक बज्जी, ठीक है। तो यही ज्यादा शक्तिशाली थे। जो बज्जी महाजनपद था, इसकी राजधानी वैशाली बिहार में थी और शासक गण या संघ इन्हें बोलते थे। यहाँ के जो शासक होते थे, मतलब मगध में तो राजा शासन करते थे, और जो बज्जी की बात आ जाए तो यहाँ गण यानी कि लोगों के द्वारा होता था, ठीक है। बुद्ध व महावीर दोनों गण से संबंधित थे, यहीं से ही संबंधित थे बज्जी महाजनपद से, ठीक है। अजात शत्रु ने बज्जी संघ पर आक्रमण की सलाह के लिए अपने मित्र को बुद्ध के पास भेजा था, ठीक है। सलाह मांगी थी कि हम बज्जी संघ को अपने अंडर में ले लें या जो भी है, ठीक है। फिर आ जाता है चैप्टर नंबर 6, जहां नए प्रश्न नए विचार, ठीक है। तो यहाँ बौद्ध इन जैसों की बात करेंगे, यानी कि जब बुद्ध, ठीक है, ये सब आए। तो देखो, जब किसी भी धर्म में ज्यादा कुरीतियां या कर्मकांड बढ़ने लग जाते हैं, तो जरूरी होता है कि वहां एक नया उदय हो, और उसी उदय का परिणाम है बौद्ध धर्म या फिर जैन धर्म। इन सब के बारे में हम मान सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप देखेंगे बौद्ध धर्म की, ठीक है। तो पहले बुद्ध के बारे में देखते हैं हम। तो बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जन्म 250 वर्ष पूर्व, ठीक है। शाक्य गण से संबंधित थे और सारनाथ में पहला उपदेश दिया और काशी नगर में मृत्यु। शिक्षा प्राकृत भाषा में इन्होंने अपनी दी। प्राकृत भाषा मतलब कि जो वहां के लोगों द्वारा बोली जाती थी। तो ये भाषा जरूर ध्यान रखना, इन सबसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये जरूर आते हैं, और ये आपको डिटेल्स में आपको आर.एस. शर्मा वाली क्लास में मिल जाएंगे, तो वो जरूर देखनी है आपको। फिर है आपका उपनिष्ठ, ठीक है। तो ये उपनिष्ठ शब्द की वो आती है बात ही, तो ये क्या था? तो उपनिष्ठ शब्द का मतलब होता था गुरु के समक्ष बैठना, यानी कि गुरु के समक्ष बैठना और जो भी आपके मन में प्रश्न आ रहे हैं उनके बारे में पूछना, ठीक है। यही मतलब होता है उपनिष्ठ का, ठीक है। तो इसमें देखो पुरुष तो थे, हमें इंपोर्टेंट क्या बात करनी है, स्त्री की। तो जैसे गार्गी, अपाला, ठीक है, घेसा, मैत्री, ये सब स्त्री थी, ठीक है। भारतीय दर्शन जैसे कि शोषित, तो ये ऋषि का है, न्याय गौतम का है, और संख्या कपिल की है, और योग पतंजलि, और पूर्व मीमांसा जैमिन का है, ठीक है। उत्तर मीमांसा व्यास का है। तो ये भारतीय दर्शन ही आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर है पाणिनीय, यानी कि व्याकरणवाद, इसकी रचना इन्होंने की थी। फिर जैन धर्म की आ जाती है इसमें कि 250 वर्ष पूर्व जैन धर्म 24वें तीर्थकर थे इनके, ठीक है। और बज्जी संघ के लक्ष्मी कुल से संबंधित ये थे, ठीक। फिर आगे से देख लेते हैं। 30 वर्ष की आयु में अपना घर त्यागा और 12 वर्ष के बाद इन्हें अपना ज्ञान हुआ, और पाली भाषा में इन्होंने अपने ज्ञान दिए। उत्तर भारत व गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक क्षेत्र में इन्होंने शिक्षा दी, ठीक है। और शिक्षा गुजरात, बल्लभी की जो शिक्षा थी वो गुजरात में हुई। बल्लभी नामक स्थान पर इनकी शिक्षा अपनी लिखी या वहीं से इन्हें प्राप्त हुई एक तरीके से, ठीक है। फिर है संघ। संघ के बारे में देख लेते हैं, संघ क्या होता है। तो संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के नियम विनय पिटक नामक में होते हैं। इनकी विनय पिटक एक इनकी किताब होती है, तो उसमें अगर आपको संघ में रहना है तो उसमें रूल लिखे होते हैं, उसी रूल के मुताबिक आप रह सकते हो, ठीक है। फिर है पॉइंट कार्ले, ये कि महाराष्ट्र में गुफा है, ये कि आपकी भिक्षु शरण स्थल है जो कि पत्थर काटकर बनी हुई है, ठीक है। फिर नालंदा, जो कि श्वेतयांग तीर्थ यात्री यहाँ आए थे, और इस टाइम पर आश्रम भी हुआ करते थे हिंदू धर्म में, जो कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ठीक है। तो ये आपके आश्रम होते थे। तो भाई देखो 6th क्लास की एनसीईआरटी इतना ही मिलेगा आपको। हालांकि अगर आप फ्रेशर हो तो आपको यही ज्यादा लग रहा होगा, यदि आपने आर.एस. शर्मा एक बार पढ़ी है तो ये आपको बहुत छोटी चीजें लग रही होंगी, तो इसलिए
आपसे एक गुजारिश है कि प्लेलिस्ट में जाना, RS शर्मा कर लेना, तो प्राचीन भारत बिल्कुल डर समाप्त हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर है चैप्टर नंबर 7। तो यहाँ क्या बात है कि राज्य से साम्राज्य, यानी कि जहाँ छोटे छोटे राजा होते थे अब और बड़े बड़े राजा आ जाएंगे। ठीक है, तो किसकी बात होगी इसमें? मौर्य साम्राज्य। ठीक है, अशोक के बारे में हमें इसमें चैप्टर में थोड़ा ज्यादा दे रखा है। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 23 साल पहले हुई थी। चाणक्य, वह एक पॉइंट है कि चाणक्य या उसे उन्हें कौटिल्य भी बोलते थे, इन्होंने अर्थशास्त्र नामक की एक किताब लिखी और उसमें अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स की जानकारी नहीं थी, बस वो केवल एक पॉलिटी से रिलेटेड थी। ठीक है, और साम्राज्य नगर इनका कहाँ था? पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला में। ठीक है, अशोक के अभिलेख, अब ये उसी अभिलेख की बात हो रही है जो आपने चैप्टर 1 में लिखा था ना, जो अभी अशोक के अभिलेख थी उनकी भाषा कौन सी थी? अरामिक, ये सब, तो वो वहीं यहीं से लिया गया, वहां पॉइंट था। तो इनके अभिलेख कंदाहर, ठीक है, लंपक अफगानिस्तान, ठीक है, गुर्जर, ठीक है, रणनाथ, सांची, मेरठ, कौशाम्बी, तो ये इन जगहों पर पाए गए। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश में भी है, हरियाणा में भी है, दिल्ली में भी है, तो यहाँ इनके पाए गए। अब पता कर सकते हो कितना बड़ा उस टाइम पर इनका शासन चलता था, दिल्ली में भी, महाराष्ट्र में भी। ठीक है, तो लगभग अखंड भारत इनके साम्राज्य के अधीन था। जो ये मैग्नेस्थीज थे, जो कि ये यात्री थे, ये चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे। ठीक है, और ये फिर अशोक ने कलिंग जीता, ये 13वें अभिलेख वृद्ध में वर्णन है। ठीक है, तो ये भी यूपीएससी पीटी में आया था। अशोक धम्म क्या था? धम्म महामात नाम अधिकारियों का यहाँ गठन हुआ था। अशोक धम्मा में मतलब बौद्ध से दी गई शिक्षा बारे में लिखा हुआ था। फिर अशोक ने बुद्ध धर्म प्रचार के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस यहाँ अपने लोग भेजे। ठीक है, और श्रीलंका, इन जगहों पर। ओके, तो इसके साथ ही चैप्टर नंबर समाप्त हुआ आपका। अब आ जाते हैं स्टूडेंट चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है गांव और समृद्ध शहर। ठीक है, तो यहाँ अब थोड़ी वहां से आगे की बातें करती कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है वहां लोहे का प्रयोग होने लगा था 3000 साल पहले, और गांव में ये दक्षिणी की बात करते हैं तो यहाँ 3 तरह के लोग थे। तो ये आपका यूपीएससी पीटी में भी आया है। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी रहते थे जिसे बेल्ला कहा जाता था, और फिर साधारण हलवाहे यानी जो छोटे मोटे हल चलाकर कृषि करते थे उसे उड़वार कहा जाता था, और भूमिहीन मजदूर थे उन्हें दास, आदमाई, केदियार, इनके नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो यूपीएससी में पूछ लेगा कि प्राचीन काल में केदियार लोग किन्हें बोलते थे, तो आपको ध्यान रखना है मजदूर, भूमिहीन, ये इन्हें बोलते थे। ठीक है, उर्वक, साधारण, हलवाई। ठीक है, जो दक्षिण की व्यवस्था है। अब उत्तर भारत की व्यवस्था देखें वहीं, तो ग्राम का एक प्रधान होता था जिसे ग्राम भोजक कहते थे। ठीक है, और ये कर वसूलता था, पुलिस का भी कार्य करता था। तो ये रियलिटी में यहाँ से पॉलिटी में कुछ आपके प्री में क्वेश्चन आए कटेड, तो यहाँ से हकीकत में आपके प्री में क्वेश्चन आए, आप एक बार दे चेक करना। और जो अन्य कृषक थे उन्हें गृहपति या छोटे किसान बोलते थे। फिर यहाँ संगम साहित्य की बात है जो कि 2300 साल पहले लिखा तमिल में रचना थी और पूरे कवि सम्मेलन में लिखी गई थी। ठीक है, तो यहाँ फिर मथुरा मूर्ति की बात होती है जहाँ बौद्ध जैन मंदिर है, कृष्ण भक्ति भी यहाँ देखने को मिलती है हमें। ठीक है, और व्यापारी संघ की, जो व्यापार संघ होता था ना, मतलब व्यापारी ग्रुप में करते थे जिसे श्रेणी कहते थे। ठीक है, और फिर अरी कमांडो, पदुचेरी जहाजों द्वारा व्यापार होता था, और यहाँ से एरेटाइन लाल पत्थर इधर उधर ले जाए जाते थे। ठीक है, फिर आगे बेरी गाजा, तो गुजरात भरूच यूनानी शब्द है यहाँ से, जैसे कि आयात, शराब, तांबा, तीन, शीशा, ये सब होते थे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 आपका इतना सही था आपका। फिर आ जाता है 9, तो जिसका नाम है व्यापार राजा तीर्थयात्री। तो फिर यहाँ फिर से वही आपका संगम वाला आ जाता है कि संगम कविताओं में गोविंदार शब्द लिखा है, उसका मतलब क्या है? तो ये
तमिल शब्द है, इसका मतलब होता है तीन मुखिया, तो चोल, चेर, पांड्य। ठीक है, तो ये मतलब अब दक्षिण भारत में आ गए अब हम, तो यहाँ की बात होगी, यहाँ के राजाओं के बारे में बात होगी। तो मूविंदार शब्द का मतलब होता है तीन मुखिया। ठीक है, फिर यहाँ चोलों का पतन, तो पुहार व कावेरी पट्टनम, ये यहाँ पांड्यों की राजधानी थी, मदुरई में हुआ था। सातवाहन राजा गोमती पुत्र सातकर्णी, जो कि दक्षिण पथ का स्वामी कहा जाता है। ठीक है, और यहीं से व्यवस्था देखी जाती है कि अपने नाम के आगे माता के नाम को भी लगाया जाने लगा हुआ। ठीक है, फिर रेशम मार्ग या सिल्क रूट नियंत्रण किसका था? कुषाण का था। ठीक है, और कुषाण ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। तो यहाँ से यूपीएससी फैक्ट आ जाते हैं ऐसे ही, तो नोट्स भी आपको ऐसे बनाने, बिल्कुल पॉइंटों में, थ्योरिकल बिल्कुल। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रसार कुषाण के राजा कनिष्क द्वारा भी किया गया था। ठीक है, बौद्ध परिषद का गठन बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित कवि अश्वमेध द्वारा हुई थी। ठीक है, विद्वानों में संस्कृत में लिखा। ठीक है, तो यहाँ संस्कृत में लिखते थे। और बौद्ध धर्म में महायान का विकास हुआ। तो महायान की दो शाखा, जो मतलब जैसे मूर्ति पूजा, बुद्ध को प्रतिमा में मानते थे, और दूसरी थी बोधिसत्व में आस्था, यानी कि बौद्ध के विचारों में आस्था। ठीक है, यहाँ फिर कुछ यात्रियों के नाम देख हैं, जैसे चीनी यात्री फाशेंग काफी प्रसिद्ध थे। ठीक है, श्वेतसांग और इत्स्यांग, ये कि बौद्ध के लिए थे, यानी कि बौद्ध के बारे में इन्होंने लिखा और जाना। फिर है चैप्टर नंबर 10, तो नए साम्राज्य और राजा के बारे में जानना है अब हमें यहाँ। तो इसमें किस किस की बात होती है? तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की जानकारी इलाहाबाद स्तंभ से मिलती है, और ये हरिश्चंद्र द्वारा बता रखा है। ठीक है, तो इलाहाबाद में एक स्तंभ है, वहां जानकारी लिख रखी है। समुद्रगुप्त के पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के थे, और जो इनकी माता थी लिच्छवी गण से संबंधित थी। ठीक है, फिर यहाँ कालिदास, ठीक है, खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, उनके ही दरबारी थे चंद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त को बीणा बजाते हुए सिक्के पर दिखा गया है। ठीक है, हर्षवर्धन कवि बाण भट्ट द्वारा हर्षचरित लिखी थी, बाण भट्ट ने। ठीक है, और चीनी यात्री श्वेतसांग उनके ही काल में आए थे। हर्ष थानेश्वर के राजा थे, और बाद में कन्नौज के राजा बने। ठीक है, फिर है पल्लव चालुक्य पुलकेश द्वितीय, तो पल्लव इनकी राजधानी, ठीक है, तो कांचीपुरम में थी, और जो कि कावेरी डेल्टा के पास थी। और चालुक्य की राजधानी इनकी क्या थी? एहोल थी, जो कि कृष्णा तुंगभद्र के नदी के पास। तो आप सोच रहे होंगे ऐसे फैक्ट्स आखिर हम पढ़ी क्यों नहीं? तो देखो यही तो फैक्ट्स पीटी में आते हैं, मेंस में तो आ नहीं पाएंगे। मेंस में तो वही सीधा पूछ लेंगे, चोल और पल्लव की जो कला संस्कृति थी उसमें क्या अंतर था, तो ऐसे पूछते हैं। तो यहाँ तो फैक्ट्स ही पूछेंगे। अब फिर आ जाती है राजा प्रशासन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे। तो महादंड नायक ये कि न्याय अधिकारी होता था, आज की तरह हम न्यायाधीशों की तरह होता था। ठीक है, कुमारा मात्या तो ये संधि विग्रह अधिकारी होता था। नगर सेनी ये बैंकर शहर व्यापारी, और शारदवाह ये व्यापारी का काफिला, और प्रथम कुलिक शिल्पकार होते थे। ठीक है, और दक्षिण भारत में देखें तो हम सभा, तो सभा किसको बोलते थे? ब्राह्मण भूस्वामी लोग होते थे, और यानी कि ब्राह्मण होते थे बट भूस्वामी नहीं। ठीक है, नगरम व्यापारी का संगठन को नगरम बोलते थे। नोट ये प्राकृत भाषा बोलते थे, क्योंकि प्री में ऐसी आती है। ठीक है, फिर है इमारती चित्र किताबें, यानी कि यहाँ थोड़ी कला संस्कृति के बारे में बता रखा है, जो 6th क्लास की एनसीईआरटी है। तो एक लोहा स्तंभ जो कि मेहरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा है। ठीक है, यह लोहा स्तंभ लगभग 150 साल पुराना है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर, वजन ये सब है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि चंद्र नामक राज्य शासन का जिक्र है, यानी कि गुप्त शासन के बारे में बता रखा है। ठीक है, फिर ईंटें और पत्थरें यानी कि स्तूप के बारे में बता रखा है। स्तूप क्या होता है?
स्तूप शब्द का अर्थ होता है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल कभी लंबे, ये सब होते रहते थे। ठीक है, तो आप इसकी बेसिक जानो। स्तूप में क्या होता था, जो कि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे या बौद्ध धर्म या फिर बौद्ध को ही ले लो, तो उनकी मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को रख देते थे। ठीक है, उसके ऊपर ईंट या मिट्टी इसके द्वारा छोटा सा एक टीला बना दिया करते थे। जैसे आप जब आप छोटे होगे तो आप रेत से बनाते होगे, घर घर कहते हैं कि घर घर खेलते हैं, तो ऐसे आप टीला बना देते थे ना मिट्टी से, तो इसी टाइप का स्तूप होता है। ठीक है, तो इस स्तूप में भी बहुत बदलाव किए गए, आर्ट एंड कल्चर में ये पढ़ेंगे हम। ठीक है, और फिर हिंदू मंदिर की संरचना उस टाइम की देख लेते हैं हम। तो क्या थी, हिंदू मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण भाग को गर्भगृह बोलते थे, जहाँ की भगवान की मूर्ति खड़ी होती है। तो जैसे यहाँ भगवान की मूर्ति है तो इस भाग को गर्भगृह बोलते थे। ठीक है, यहाँ मुख्य देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती है। इस स्थान पर पुरोहित अनुष्ठान करते हैं। ठीक है, ओके। फिर है गर्भगृह के ऊपर अक्सर ऊंचा शिखर बना दिया जाता है। ठीक है, जिसे शिखर बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जैसे मान के चलो यहाँ मूर्ति है, ये गर्भगृह हो गया, इसके ऊपर शिखर, तो इस टाइप से। ठीक है, मंदिर को एक ही पत्थर से तराश कर बनाया गया, जैसे कि महाबलेश्वरपुरम का मंदिर, यानी कि एक पत्थर हुआ और उसी से पूरे मंदिर का निर्माण कर दिया। तो भारत में अद्भुत चित्र कला थी, और जब और विदेशी लोग यहाँ आ जाते हैं तो भारत की चित्रकला सभी को मिलकर विविधता के गुण से परिपथ हो जाती है। आगे चित्रकला में फिर देखते हैं हम। महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफाओं की चित्रकला बहुत प्रसिद्ध है, ये आपने चैप्टर नंबर 1 में भी देखा। ठीक है, तो यहाँ रंगीन चमकदार, वहाँ अपने जो ये प्राचीन लोग रहते थे उन्होंने वहां वर्णन कर रखा है, यानी कि चित्र बना रखे हैं कि वे कैसे शिकार करते थे, ये सब। ठीक है, फिर कुछ किताबें भी हैं, जो साहित्य किताबों हजारों पन्ने में रही हैं उसे महाकाव्य कहते हैं। तो महाकाव्य के बारे में बता रखा है। तो ये सब किताबें, ठीक है, जो कि इतने काम की नहीं है, देख लेना। ओके, और फिर उस टाइम पर आर्यभट्ट की गणितज्ञ, ठीक है, ज्योतिषी शास्त्री, ये सब हुए थे उस टाइम पर प्राचीन काल में। ठीक है, तो बहुत ठीक काल रहा। अब ये होगी आपकी एनसीईआरटी समाप्त, जो कि आपकी हुई होगी लगभग 40 या 50 मिनट में समाप्त। ठीक है, तो अब आप देखना, आपने जब ये महामैराथन देखी, पहली बार चैप्टर सभी कंप्लीट हो गए, ये डर खत्म हो गया कि हमने क्या पढ़ा क्या छोड़ा। अब क्या करोगे, आप चाहोगे नोट्स बना लो, कोई दिक्कत नहीं, एक पेज के तो नोट्स हैं, आप खुद ही बना लो, क्यों प्रिंटर वगैरह करवाओगे। ठीक है, और दूसरी बात कि अब क्या करोगे, अब जब भी एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, इन नोट्सों को पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। और ये नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, और आने वाले टाइम पर क्लास 7th 8th की भी आपको एनसीईआरटी इसी प्रकार मिल जाएगी। ठीक है, और प्लेलिस्ट में जरूर जाना, सारी चीजों का सॉल्यूशन प्लेलिस्ट में मिलता है। प्लेलिस्ट बिल्कुल क्रम में लगाई गई है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी कोई भी क्लास ढूंढने में। इकोनॉमी हो, आपकी पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, ये सब आपको करा दी गई है, जितनी भी यूपीएससी के लिए काम की होती है। ठीक है, अब बात हो गई ये। ठीक है, अब बात आ जाती है कुछ प्राचीन काल के बारे में, थोड़ी सी देर बात कर लेते हैं कि जो आपका प्राचीन काल था बहुत अच्छा काल रहा, क्योंकि मध्य काल में आप देखते हो कि जो भारत से बाहर के लोग थे वे भी आ जाते हैं, और आधुनिक काल में तो चीजें ही बदल जाती हैं, भारत का शासन ही दूसरों के हाथ में चले जाता है। तो आपने प्राचीन काल में देखा यहाँ क्या हुआ, हमने, ठीक है, ये सब हुआ कि अपने राजा थे, बिल्कुल अपने देश के ही राजा थे, जैसे कि अशोक, ये सब बात करें, अखंड भारत था। ठीक है, बट इन प्राचीन काल में भी राजाओं की कुछ कमजोरियां थी, क्योंकि इनका विस्तार केवल क्या था कि इनका मुख्य उद्देश्य विकास करना नहीं था। ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, अपना साम्राज्य बढ़ाना, और उस साम्राज्य के बढ़ाने के चलते चलते देश में ये सारी परिस्थिति हमें देखने को मिली कि मध्य काल में बाढ़ से शासक आ जाते हैं। ठीक है, और फिर मध्य काल में भी ऐसी परिस्थिति रहती है कि वहां भी एक ही पॉइंट था कि अपना साम्राज्य सीमा का विस्तार करना, ना कि विकास करना। हालांकि कुछ कुछ विकास रहे, बट
उनका फिर क्या ही काम। ठीक है, अगर 100% में से आप 10% कार्य कर दो और उसे कहो हमने काम तो किया, तो वो फायदा थोड़ी है उसका कुछ। बट आपका मेन मोटिव क्या रहा, अपनी सीमा साम्राज्य को बढ़ाना। ठीक है, हालांकि राजा अशोक ने बाद में, जो कि आपका ये कलिंग का युद्ध हुआ था, ठीक है, इसके बाद में अपने सीमा साम्राज्य को बढ़ाना छोड़ दिया और देश हित में कार्य करने हेतु और फिर अपनी बौद्ध धर्म शिक्षा, इन सब का प्रचार उन्होंने किया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर प्राचीन काल में ही राजा, मतलब जो जिसके पास जितना था उतने सबर रखता और अपना साम्राज्य में ज्यादा विकास ना कर कर चीजों को और परिस्थितियों को सही बनाता, जैसे कि लोगों की ज्यादा महत्व देते, ठीक है, तो वहां ज्यादा और चीजें बेहतर हो सकती थी। हालांकि ये सब चीजें आपको जब आपको पता चलेगा, जब ये सब आप एनसीईआरटी एक तो पूरी तरह कंप्लीट कर लोगे और आर एस शर्मा एक बार आप पढ़ लोगे। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन ही आपको खुद आएंगे माइंड में और ये सब आंसर भी आपको समय समय पर मिल जाएंगे। तो चलो, ये नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे और आपको आशा है कि ये क्लास आपको सही लगी हो और नोट्स आपको बिल्कुल ऐसे ही बनाने। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।